इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे क्या पता चलता है, हमें पैटर्न पता चल जाता है। तो इसलिए एक बार देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है। तो इसमें वही बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में हम अधिक डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन क्या होता है, तो ये देखिए एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। ठीक है, एक तरीके की सर्चिंग हो जाती है इसमें, जिसमें सर्च किया जाता है, हो जाता है सर्च इंजन। और ये क्या है, एक तरीके की प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। कंप्यूटर की जो बेसिक काम है वो इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इनपुट एक्सेप्ट करना। तो हम जो भी इनपुट देते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, ये तो इसका काम है। डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, लेकिन किसी भी टेक्स्ट जो होती है उसको कॉपी नहीं करता है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखी हुई होती है इसमें उसको कॉपी ये नहीं कर पाता। बाकी जो हम इनपुट देते हैं उसको एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है और डाटा को स्टोर भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है इसमें से, तो चलिए देखते हैं। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। इसमें से देखिए प्लॉटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी आउटपुट है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं, इसमें देखिए प्रिंटर और मॉनिटर ये तो आउटपुट है, लेकिन स्कैनर जो है वो इनपुट है। आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रिंटर और मॉनिटर तो आउटपुट है, लेकिन हमारा जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस उस चीज़ को कहते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो हम स्कैनर के थ्रू भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो कीबोर्ड रहता है उसमें भी हम कुछ लिख करके इसको इनपुट करते हैं, और माउस के द्वारा भी हम इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर याद रखिएगा जो कि आउटपुट डिवाइस है, और बाकी इनपुट में याद रख लीजिएगा इन तीनों डिवाइसों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्गम, निर्गम यानी कि आउटपुट। एक आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। ओके, चलिए इसका आंसर क्या है, लेज़र प्रिंटर के रूप में। किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेज़र प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब और देखते हैं कि एक आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर है जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप हैं। इनमें से कौन कौन सा जो है लाइन प्रिंटर का ग्रुप है। ड्रम प्रिंटर, चैन बैंड प्रिंटर, ये क्या है, एक लाइन प्रिंटर है दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऐसा कोई भी कैरेक्टर है या अक्षर आप मान सकते हैं, उसको मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना ही बनता है, वो प्रिंटर का नाम आपको बताना है। तो वो प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए जहाँ पर इम्पैक्ट नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट। तो यहाँ पर हमें इम्पैक्ट के बिना बनाना है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बतानी है कि कौन सी नहीं है। क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए लिनक्स, ये भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ की बात करें तो ये भी ऑपरेटिंग नहीं है।
ओपन सोलासिस ये भी ऑपरेटिंग नहीं है। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ओके, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स और डिबगर्स, ये सभी क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमें क्या बताना है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, उबंटू, स्यूज, मैंड्रिवा और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिल गया डेबियन। ये सभी क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं पर याद रख लीजिएगा, ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पर A2 रेशो में लिखा हुआ है आपका A4। ये किस चीज को बताता है? तो देखिए यहाँ पर जो A2 है ये सेल A2 से सेल A4 तक, ये किसको बताता है? सेल को बताता है A2 से A4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए डैश शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोई भी पैराग्राफ है उसकी इंडेंट बढ़ाने के लिए हम लोग कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका Ctrl+M। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? जो वेरिफिकेशन होती है उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या है? नेक्स्ट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? कौन सा एड्रेस है जो कि हर रोज नहीं बदलता है? स्टैटिक आईपी, जो आईपी एड्रेस होती है वो हर रोज नहीं बदलती है। स्टैटिक का ही मतलब क्या होता है? स्टैटिक रहना, चेंजेस नहीं। तो स्टैटिक आईपी जो है उसमें चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है एफटीपी। एफटीपी का उपयोग क्या है यहाँ पर बताना है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट पर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? एफटीपी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है? तो कौन सा अपने आप को नकल नहीं कर पाता? जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये अपने आप को यहाँ पर नकल नहीं कर पाता, यानी कि अपनी प्रतिलिपि नहीं बना पाता है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? मतलब ऐसा चीज है जो कि कंप्यूटर के लिए एक अनिवार्य नहीं है, जिसके बिना काम चल सकता है। तो वो क्या है? छोटी स्टोरेज डिवाइस। ये अगर नहीं भी रहेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए ये अनिवार्य डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि भविष्य में होने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उपयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? जिस काम के लिए जाए उसे न कर कोई और ही काम करने लगना। ये क्या है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि जिस काम को करने के लिए गया हो लेकिन वही काम न करके वो दूसरा काम करने लगे। नेक्स्ट है ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण है ण। ट जो वर्ग होता है उसमें अंतिम वर्ण क्या आता है? ण आता है, जिसमें आपके रहेंगे ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक। नेक्स्ट है स्त्रीलिंगवाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नांकित में से किस संज्ञा में रूपांतरित होगी? चिन्हित कीजिए। नदी क्या है? अभी स्त्रीलिंग है, उसको पुल्लिंग में बदलने के लिए किस तरीके से उपयोग करेंगे? नद। नद क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा, और नदी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपयुक्त वाक्य में यह और किसी शब्दों को वस्तुतः किस व्याकरण श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए? क्या होगा? सार्वनिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसमें यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, इसमें जो यह है और किसी है ये शब्द जो है किस श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा सही कथन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। क्या होगा? चलिए देखते हैं। संधि में 2 पद यथावत रहते हैं जबकि समास में वे अथावत नहीं रहते हैं। ये दोनों, ये क्या है? ये रॉन्ग हो जाएगा। अब बाकी पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। पहला क्या दिया हुआ है? संधि में दो वर्ण होगा, वर्णनी को 2 वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है ना। और यहाँ पे क्या बोला है कि पद यथावत रहते हैं, तो यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नया रूप बनता है। और समास में 2 पदों का योग होता है। समास में क्या होता है? 2 पदों का योग होता है। दूसरा, संधि में 2 वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास में 2 पदों के बीच का संयोजक शब्द ही लुप्त हो जाता है। समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है जबकि संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद होता है। इसको भी जरूर याद रखिएगा, इन तीनों पॉइंटों को। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से अयादि स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि कौन सा हो जाएगा? प्लो प्लस अन, पवन। ये क्या है? अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो क्या हो जाएगी? परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्धजनों का रहना भी आवश्यक है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है, आपको वाक्य में शुद्ध ढूंढना है। नेक्स्ट है गर्दभ शब्द को उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? गर्दभ, इनको किस संधि के अंतर्गत रखते हैं? तत्सम, तत्सम शब्द के अंतर्गत रखा जाएगा इसको। तो यहाँ पर देखते हैं तत्सम क्या होता है। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्यों का
व्यक्तियों यानी कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि संस्कृत शब्द होता है और तद्भव जो होता है संस्कृत से रूपांतरित होकर एक अलग शब्द बन जाता है, वो होता है तद्भव शब्द। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। देशज शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें का, यह होगा खटर पटर। ये क्या है, एक देशज शब्द है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य क्या नहीं है। यानी कि आपको पता है कि व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य क्या है, तो आप इसमें से जो नहीं है उसको फाइंड आउट कीजिए। क्या होगा, चलिए तो देखिए यहाँ पर व्यय प्रबंधन आयोग, इसका उद्देश्य क्या था, व्यय सुधार, सही है। राजकोषीय शुद्धिकरण, ये भी सही है। अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, ये भी सही है। सरकार की आय में वृद्धि करना, ये रॉन्ग है, ये इसका उद्देश्य नहीं था। ओके, बाकी उद्देश्य को याद रखिएगा, व्यय में सुधार करना, राजकोषीय शुद्धिकरण करना और अधिकतम उत्पादन प्रदान करना, प्राप्त करना, ये सभी के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, भारत में किसे वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है। किसको वित्तीय समायोजन योजना के अंतर्गत रखा जाता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये क्या है, वित्तीय समावेशन योजना के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन ए, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के कारण अम्ल वर्षा होती है। सेकेंड, कोयले के दहन से कार्बन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है, क्या होगा। देखिए इसमें से क्या है, दोनों कथन ए एवं कारण जो आर है वो सत्य है, लेकिन जो कारण है वो कथन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि देखिए जो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किसको कहते हैं, जिसमें ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं उसको कहा जाता है अम्ल वर्षा। ठीक है, तो ये जो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स होती हैं इन्हीं के कारण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कोयले के दहन से कार्बन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, ये भी सही है। कार्बन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं कोयले को जलाने से, लेकिन कोयले के जलाने से कार्बन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं और कार्बन ऑक्साइड के मुक्त होने के कारण ही अम्ल वर्षा होती है, ये गलत है। ओके, इसलिए जो कारण है वो कथन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी दोनों अपने आप में सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व बताना है आपको, कौन सा इसमें से नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर देखते हैं। जो एक सेकेंड, तो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतः ही रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है उसको उत्सर्जित करते रहते हैं। ये कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव किरणें कौन सी है, अल्फा बीटा गामा, वो रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं ये रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं। क्या है वो, अल्फा बीटा गामा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसके एग्जाम्पल हैं, तो वो है यूरेनियम, ये भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है। थोरियम, ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है। पोलोनियम, ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है। साथ में फ्रांसियम, रेडियम और एस्टार्टिन, ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। लेकिन जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक, इतनी चीज़ों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा भी मैंने आपको जो बताया वो ऑप्शन में आ सकता है। क्या क्या बताया, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और रेडियम, ये सब किसके हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ओके, साथ में फ्रांसियम, रेडियम और एस्टार्टिन, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन जो जर्कोनियम है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन होता है। आयोडीन रिलेटेड हार्मोन कौन सा है, चलिए देखते हैं। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है, ये है आपका आयोडीन रिलेटेड हार्मोन, जिसमें कि आयोडीन प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड किस, इससे क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड से, सिल्वर को इस तरीके से लिखा जाता है सिल्वर आयोडाइड, इससे क्या होती है? कृत्रिम वर्षा होती है। कॉपर सल्फेट, जिसको कि हम नीला तोता कहते हैं, ये भी सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये भी सही है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा है ये गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा नहीं बोला जाता है, किसको बोला जाता है? कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। ओके, तो ये रॉन्ग है। सॉरी, देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं, ना कि पोटास कहते हैं। कास्टिक पोटास मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में कौन सा महत्वपूर्ण कारक था, तो वो हो जाएगा लौह तकनीक। ओके, लौह तकनीक याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख आपके प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त के जो दक्षिण विजय उसने किया था, दक्षिण अभियान विजय किया था, तो उसमें से ऐसा कितने यहाँ पर शासकों का उल्लेख आपको इसमें मिलता है? 12। जो दक्षिण भारत हैं या जिसको हम दक्षिणापथ कहते हैं, उनके जो 12 शासक हैं जिनका वर्णन प्राग प्रशस्ति में देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। प्राग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई के नाम के कारण उसने यहाँ पर जौनपुर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जब दिल्ली सल्तनत का विघटन हो रहा था तो उसका लाभ उठाया और जौनपुर में अपने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। वो कौन थे? शर्की। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की? अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको तो जरूर याद रखिएगा। अवध की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सादत खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो सबसे पहले तो याद रखिए, बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुई थी, जिसमें सबसे पहले स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उठाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये हैं महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? इसको याद रखिए, एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुई थी? 1920 में हुई थी। तो इसके बाद जो है 1921 में क्या आंदोलन शुरू हुआ? एका आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ ठीक है, तो इसको नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका नेतृत्व किया गया था मदारी पासी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु भगत सिंह ने 1926 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? जितने भी हमारे देश के जो युवा वर्ग थे, कृषक थे और जो कामगार थे, उनको हमारे राष्ट्र के प्रति जागरूक करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए भगत सिंह ने क्या किया? 1926 में एक संगठन स्थापित किया। और उस संगठन का क्या नाम था? उस संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा।
ठीक है, नाम दिया गया उसको नौजवान भारत सभा, जिसका उद्देश्य क्या था, सभी जो नौकरी वर्ग हैं, कामगार हैं, युवा हैं और कृषक हैं, उनके मन में राष्ट्रीय चेतना को जगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में होता है। तो जो रात में देखने वाले कैमरे होते हैं, जैसे कि नाइट विजन कैमरा हो गया, तो इसमें कौन सी तरंगे होती हैं, अवरक्त तरंगे होती हैं, याद रखिएगा अवरक्त तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलौर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क का निर्वात होता है। मंगलौर क्या है, एक बंदरगाह है, जहां से ऐसा कौन सा लौह अयस्क है जिसका हम लोग निर्वात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख कहाँ स्थित है, कर्नाटक में होती है। इस क्षेत्र के जो लौह अयस्क हैं इसको निर्यात किया जाता है मंगलौर बंदरगाह से। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला अवस्थित है। तो वो है सतपुड़ा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बहती है नर्मदा, ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे है ताप्ती और नर्मदा के ऊपर है विंध्याचल। ये जो क्रम है, ऑर्डर है, बिल्कुल याद रखिए इसको। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है। दरार घाटी से बहने वाली दो ही नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसमें से हमें ऑप्शन में मिलेगा नर्मदा, तो इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है, किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा खासी। किस पहाड़ी पर है, खासी पहाड़ी पर है। ये कहाँ स्थित है, गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और कर्नाटक में स्थित है। नदी का नाम बताना है, शरावती नदी। ओके, नेक्स्ट है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। याद रखिएगा बनिहाल। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा का नाम है बनिहाल। चिल्का झील किस राज्य में है। आई होप कि इसका आंसर तो आपको पता होगा। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। अब एक तरीके की लैगून झील भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के फूटने से जोर से आवाज होती है, ऐसा इसलिए क्यों। जब भी आप सुने होंगे ट्यूबलाइट फटती है या जो बल्ब होते हैं वो फटते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होती है, तो वो किस कारण से होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बल्ब के अंदर वायु जो है एकाएक घुसती है, इसके कारण क्या होती है, फट की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विधान परिषद की रचना के विषय में सही क्या है। देखिए, जो विधानसभा तो हर स्टेट में होते हैं, लेकिन विधान परिषद जो है हर स्टेट में नहीं होते हैं। ये सिर्फ अभी कितने स्टेट में है, ये 6 स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर विधान परिषद की रचना के विषय में आपको सही चीज़ यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पढ़ लिया होगा आपने सबने। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2458। देखिए 1/3 जो सदस्य होते हैं विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 1/12 1/12 है
सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 1/12 सदस्य जो होते हैं शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है विधान परिषद का कोई नामांकित सदस्य यदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो क्या होगा? वह सदन की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो क्या होगा? जो विधानसभा है वहाँ पर यदि कोई सदस्य ऐसा है जिसकी अयोग्यता का प्रश्न अगर उठता है तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? विषय राज्यपाल को भेजा जाएगा। तो जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो किसको भेजा जाएगा? राज्यपाल को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा? तो जो आपातकाल होती है उसकी घोषणा होती है तो विधानसभा का जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उस बीच में अगर देखिए जैसे कि 5 वर्ष कंप्लीट होने ही वाला है और जस्ट पहले यहाँ पर जो आपातकाल की घोषणा हो गई है तो इस विधानसभा का जो वर्ष है उसको आगे बढ़ाना होगा क्योंकि उस बीच में तो हम चुनाव नहीं करवा सकते। तो इसकी अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा? तो वो कौन बढ़ाएंगे? संसद बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? 5 और 6। क्या पूछा है हमें? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत क्या नहीं आएगा? जो उपराष्ट्रपति के चुनाव पर जो विवाद होते हैं वो नहीं आएगा और लोकसभा के देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव तो आएंगे ही ना। उपराष्ट्रपति संबंधी जो भी विवाद होते हैं उसको कौन यहाँ पर सॉल्व करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। और 2 राज्यों के मध्य जो विवाद होता है उसको भी करता है और किसी केंद्र और यहाँ पर राज्य के मध्य में विवाद होगा तो उसको भी कौन यहाँ पर सॉल्व करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद हो इसको भी सॉल्व कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन बात यहाँ पर आई है लोकसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद या राज्यसभा के सदस्य पर जो चुनाव है इस पर विवाद जो होगा ये कौन नहीं करेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है? जो यहाँ पर भारत के नागरिक होते हैं वो विदेश में भी जा सकते हैं तो वो अधिकार यहाँ पर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो वो है जीने का अधिकार जो है ना उसके अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत लॉन्ग है, देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 236 में यथा परिभाषित जो जिला न्यायाधीश में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? किसके अंतर्गत पूछा है? 236 में जो जिला की न्यायाधीश की परिभाषा दी हुई है उसमें से इसमें से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है उसको पता करना है। क्या होगा? 4, 9, 10 यानी कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट ये नहीं आएगा, जिला मजिस्ट्रेट नहीं आएगा और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ये नहीं आएंगे, बाकी सभी आएंगे। देख लीजिए कौन कौन आएंगे उसको। डन। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की बात चल रही है ना। प्रथम विश्व युद्ध में कौन से रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुई थी? 1914 और कब तक चली? 1918 तक ये चली थी। तो इसमें देखिए मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया?
खनन एवं उत्खनन को, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से में किसे शामिल नहीं किया गया है? खनन एवं उत्खनन को। फसल और एवं पशुधन जो है ये इसके अंतर्गत आएंगे, वानिकी भी इसके अंतर्गत आएगा, मत्स्य पालन भी इसके अंतर्गत आएगा। और बात करूँ यहाँ पर खनन एवं उत्खनन की, तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्पादन क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया, उसमें ये प्राथमिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सरगुजा के मैन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सरगुजा के मैन पार्ट जो है वहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट पाया जाता है। राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। अबू झमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? अबू झमाड़िया जो है किसकी उपजाति है? ये है गौड़ की उपजाति है। इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विनिमय विवाह को यहाँ पर घुरावट विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनाच्छादित क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्रम क्या है? यानी कि जो वन सबसे ज़्यादा वन आच्छादित रहते हैं ना, यानी कि वन कितना है उसके में जो छत्तीसगढ़ का रैंक है वो कितना है? भारत में छत्तीसगढ़ का रैंक आएगा 3rd नंबर पे। इस राज्य के कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नाग वंशीय शासक सोमेश्वर को पराजित किया है? जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम इसने जो कि नागवंशीय शासक सोमेश्वर को पराजित किया है। जाजल्यदेव किस वंश से? कलचुरी वंश के हैं। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? जो मराठा सूबेदार है ना उनका कौन सा स्थान है? मुख्यालय है रतनपुर। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया था? तो यहाँ पर जो देवरी है, देवरी स्टेट के जो जमींदार थे इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी सेना की सहायता की, जिसके कारण 1857 में जो सोना खान के जमींदार थे नारायण वीर सिंह इनको पराजित कर दिया। किसने? अंग्रेजी सेना ने। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की थी? तो 1917 में रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? रविशंकर शुक्ल के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जशपुर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा बैसाख माह में मनाई जाती है? तो बैसाख माह में इसमें से कोई सा भी नहीं मनाया जाता है। सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मिलित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? पचकौड़ प्रसाद पांडे, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे ये रायगढ़ सारंगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मिलित जो है संगीतकार थे जिन्हें हारमोनियम बजाना बहुत अच्छा आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन थे? सुरता के चंदन इसके गीतकार है हरि ठाकुर।